आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून अपना एक मौक़िफ़ मुरत्तब करने की अभी भी कोशिश कर रही है कि एक अपना जॉइंट मौक़िफ़ जो है वो सामने लेकर आए, एक मुत्तहिद होकर पूरी पार्टी की एक आवाज़ जो है वो सामने आए। क्या वजह है कि 10 दिन से हम बहुत जज्बाती बयानात सुन रहे हैं लेकिन अभी तक एक कॉन्क्रीट मौक़िफ़ नून लीग का भी सामने नहीं आया? वज़ीर आज़म पे बहुत तनकीद की गई कि 8 दिन लगाए उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब करने में, लेकिन क्या बात है कि अपोजिशन की जानिब से भी कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स, कोई 5 पॉइंट एजेंडा, कोई डेडलाइन, किसी किस्म की कोई चीज़ सामने नहीं आई? शुक्रिया अज़ान साहब। देखिए, उसमें आपको मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये कहना कि इस पर कोई मौक़िफ़ हमारा सामने नहीं आया, वो बिल्कुल फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बाकायदा ये वाक़या जब हुआ है उसके बाद इमीडिएटली जो सेशन हुआ है उसमें उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे इसको कंडेम किया है। और आपने देखा कि फिर वज़ीर आज़म साहब की जो स्पीच हुई उस पर भी उन्होंने अपना रिएक्शन जो है वो शो किया है। आप ये देखें कि जो पार्टी का मौक़िफ़ आना था, यकीनन नवाज शरीफ साहब चूँकि अपनी सेहत की वजह से मुल्क से बाहर थे और वो 2 दिन पहले ही लंदन से वापस पहुँचे हैं और पहुँचने के फ़ौरन बाद उन्होंने एक अनऑफिशियल मीटिंग्स अपने लोगों से लाहौर में की और फिर उसके बाद आज उन्होंने अपनी पार्लियामानी पार्टी की और सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और उसमें इस पे सैर हासिल बहस उन्होंने शुरू करवा दी है। तो ये कहना कि इस पे हमारा कोई रिएक्शन नहीं आया, हम ये यकीनन ये हम कहते हैं कि देखिए, ये जब वाक़या हुआ तो ये जिम्मेदारी बनती है रूलिंग पार्टी की, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के फौरन वो अगर ओबामा अमेरिका में बैठ के एड्रेस करता है अपनी नेशन को तो क्या हमारे सदर का ये फ़र्ज़ नहीं बनता, क्या हमारे वज़ीर आज़म का ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो अपने दौरे को कैंसिल करके इस वक्त कौम को एतमाद में लेते? ये बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी हुकूमत की थी, उसके बाद हमारी आती है। और जब हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया उसके बाद हमने बाकायदा उसको उठाया है फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद भी, आपकी और पार्टी अब आप इंशाल्लाह। दूसरी तनकीद जो की जा रही है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून एक फ्रेंडली अपोजिशन के तौर पर सामने आई, 3 साल हुकूमत के, तकरीबन 3 साल हुकूमत के साथ गुजारे और अब रास्ते जुदा जुदा होने के बाद जो है वो एक रियल अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहती है। आप कैसे देखते हैं कि हुकूमत के इल्हाक को, जो कि दोबारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ भी इस्तवार हो गया और आपके आर्च राइवल्स, आपकी पार्टी के वो लोग जिन्होंने काफ लीग बनाई थी, जिनका ताल्लुक नून लीग से हुआ करता था, वो भी हुकूमत में शामिल हो गए, तो क्या इस तनकीद में कुछ इस तरह का अंसर भी शामिल है कि चूंकि आप हुकूमत में मौजूद नहीं, चूंकि मिसाक़ जमहूरियत शामिल नहीं हुआ, तो हुकूमत का अब हर अमर सिर्फ तनकीद बराए तनकीद से ही देखा जाएगा? शुक्रिया जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मुझे मौका दिया आपने कि मैं ये आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि हम पे जो इल्ज़ाम लगाया गया फ्रेंडली अपोजिशन का, उससे मैंने कभी इत्तेफाक नहीं किया। इत्तेफाक क्यों नहीं किया उसके मेरे पास बाकायदा माशाल्लाह जो वजूहात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करते तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि हम जब कोalition हुकूमत बनी शुरू में मरकज़ में तो हमें 13 वजारतें दी गई और उसमें अहम तरीन वजारतें थी, फाइनेंस भी PMLN को दी गई थी। लेकिन आपने देखा कि एक मुआहदा हमने किया था इस हुकूमत से विद द कंडीशन कि अगर जजेस बहाल नहीं होगी, जुडिशरी बहाल नहीं होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो हम फिर इस हुकूमत में नहीं ठहरेंगे। और हमने एक उस मुआहदे के बाद हमें ये प्रॉमिस किया गया था कि हम आपको हुकूमत में, बल्कि हम हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे थे, इस शर्त पे शामिल किया गया था कि हुकूमत साजी के फौरन बाद हम जुडिशरी को बहाल करेंगे। जब वो नहीं हुई तो फौरन नवाज शरीफ साहब ने डिसाइड किया कि अब हम उसूलों की सियासत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। 13 वजारतें तो क्या, अगर पूरी हुकूमत भी हमें कोई दे तो हम नहीं ठहरेंगे जब तक कि अदलिया बहाल नहीं होती, हम उससे निकल आए। उसके बाद आपने देखा कि एक दूसरा अहम इशू आया कौमी नेशनल इंटरेस्ट का, और वो था NRO। आपके पार्लियामेंट में
पहुंच चुका था, कमेटीज तक पहुंच चुका था। पीएमएलएन ने स्टैंड लिया और उसको वापस करवाया और उस एनआरओ को डिक्लेयर करवाया कि ये एबेनिशियो बैड लॉ थी, और आज तक इंशाल्लाह उस पर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की। और ये डिमांड है कि जिसने भी इससे फायदा उठाया है उनके खिलाफ दे शुड गो एंड फेस द कोर्ट्स। इसी तरह जी हमने जहां भी जरूरत पड़ी है स्टैंड लिया है। कैरी लूगर बिल की आपने बात की, उसको भी हमने उसी वक्त क्रिटिसाइज किया है। उसी वक्त हमने कहा है कि जो कंडीशंस इसमें लागू की गई हैं ये हमारी सोवरेनिटी के लिए खतरनाक हैं। जगह साहब, आपने तफसील से बयान किया कि आपने किस तरह फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया। एक दूसरी बात भी आपको करें कि मैंने ये कहा है कि आप फ्रेंडली ऑपोजिशन ना कहें हमें, लेकिन मजबूत अपोजिशन जरूर कहें। चलिए, मजबूत ऑपोजिशन का आपने किरदार अदा किया और अब आप जो है वो उस किरदार में मजीद नफी की सियासत भी जो है वो उसने नून लीग की जानिब से शुरू कर दी गई है। ये बताइए कि अगर अल्लाह ना करे कि नफी की सियासत हम करें, हम फिर भी कह रहे हैं कि जहां भी प्रिंसिपल्स होंगे, प्रिंसिपल्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आएगा। जहां हुकूमत सही से मत में जाएगी, सही से मत में। आपकी तरफ से सिमत का तयन जो है वो कहा जा रहा है कि सिमत का तयन कीजिए, हम भी अमेरिका के खिलाफ नहीं है, हम भी अमेरिका के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका से हुदूद का तयन कर लिया जाए। आपके ख्याल में वाकई ये विशफुल थिंकिंग है या इसको प्रैक्टिकली भी किया जा सकता है? अमली तौर पर एक ऐसा मुल्क जो 1.5 अरब डॉलर सालाना ले रहा हो, क्या वाकई अपनी हुदूद का तयन कर सकता है? एब्सोल्युटली कर सकता है जी। ये देखें, ये सिर्फ 1.5 अरब डॉलर की इमदाद की बात नहीं है। आप दूसरी तरफ देखें कि अमेरिका के इस खित्ते में क्या इंटरेस्ट हैं, आप उनके लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं। आपने उनकी जंग लेकर अपनी जंग बना ली है और आप उनकी जो वॉर फाइट कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे साहब उनका कहना है कि 10 साल से जो जंग वो लड़ रहे थे, जो है ना 10 साल से जिस शख्स के खिलाफ वो जंग लड़ रहे थे उसको पाकिस्तान ने पनाह दी हुई थी। ये तो वो बरमला इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पर। देखें जी, ये तो उनका इल्जाम है। मैं तो अभी आपको ये बताऊं कि ये चीजें तो वक्त बताएगा और साबित होंगी तो तब बात है, लेकिन मैं अभी तक ये इल्जाम जो है मैं तो अभी खुद एक्सेप्ट करने के लिए भी इसको तैयार नहीं हूं अभी तक। बहरहाल विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें सामने आएंगी, इस पे जरूर बात होगी, लेकिन अदरवाइज मैं कहता हूं कि हमें अमेरिका को ये बावर कराना चाहिए अभी कि देखें भाई, बात यह है कि इनफ इज इनफ, बहुत कुछ हो चुका है, अब डू मोर की पॉलिसी नहीं चलेगी। हमने बहुत कुर्बानी दी है, हमने जो नुकसानात उठाए हैं, जो हमारे लोग बेगुनाह कत्ल हुए हैं इस जंग में, जिसका कोई, मैं समझता हूं कि अगर हमारी पॉलिसीज गलत ना होती तो इस तक नौबत ही ना पहुंचती। इस पे मेरे इंटरव्यूज अब भी पीटीवी में मौजूद हैं। झगड़ा साहब, कौन करेगा ये कौन कहेगा? क्या वो सदर जरदारी करेंगे जो कि पहले खामोश रहे फिर कोयत चले गए? वजीर आजम गिलानी करेंगे जो कि अगले दिन दौरे पे चले गए? आर्मी चीफ करेंगे जिन्होंने इस बात का एतराफ किया और उनकी स्टेटमेंट्स में ये पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से इंटेलिजेंस फेलियर रहा है? या कायद नून लीग करेंगे जो कि चाहे रेमंड डेविस का इशू हो या कोई दूसरा बड़ा अहम कौमी मामला हो, मुल्क में ही मौजूद नहीं होते? देखें, ये बात जो आपने की कि रेमंड डेविस वाला या और कोई अहम मसला हो, वो नहीं होते। रेमंड डेविस वाले इंसिडेंट के अलावा इंशाल्लाह कोई ऐसा और मसला नहीं था जिसमें वो मौजूद नहीं रहे, हमेशा रहे हैं। रेमंड डेविस के मामले में आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ही हैड टू अंडरगो ओपन हार्ट सर्जरी। ये तो बस कुदरत की तरफ से एक बात है कि कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि उन्हीं दिनों में ये हुआ, लेकिन रेमंड डेविस पे जो किरदार पंजाब हुकूमत ने अदा किया है उसको भी आप मत भूलें। अगर ये कोई और हुकूमत या दूसरे सूबे में होता तो रेमंड डेविस उसी दिन अमेरिका वापस पहुंच गया होता, लेकिन एक स्टैंड लिया हमने। उस वक्त नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने भी स्टैंड लिया, नवाज शरीफ साहब ने भी पार्टी की मीटिंग बुलाई और वाज़े तौर पे कहा कि अगर रेमंड डेविस गुनहगार है तो वी वांट जस्टिस। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान इंसाफ होना चाहिए, चाहता भी है और इंसाफ का मुतलाशी भी है। जफर साहब, इकबाल जफर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद रहिए। कुछ देर में हम बात करेंगे कि आखिर वो कैरी लूगर बिल की इमदाद क्या है जो पाकिस्तान के लिए आने वाली है या रुक भी सकती है, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि मुल्क के जो थिंक टैंक्स हैं उनका क्या कहना है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ वक्त है मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।